नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 के केमिस्ट्री के सेशन में मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज के क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड का और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना सीखेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा देखिएगा। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड और उसके बाद आयनिक कंपाउंड का कैसे फार्मूला लिखते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला लिखने के लिए आपको उनका वैलेंसी याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आप करें क्या कि अपने बुक से उन जो वैलेंसी है उनको एक कॉपी पे नोट कर लें। उसके बाद अगर फार्मूला लिखेंगे तो बिल्कुल सिंपली आप फार्मूला को लिख पाएंगे। और उसके बाद आयनिक कंपाउंड है, बस उनके ऊपर हमें उनके चार्ज को ध्यान देना है कि यानी कटायन के ऊपर कितना चार्ज है और अनायन के ऊपर कितना चार्ज है। वही जो उनके ऊपर जो चार्ज होता है वही उनका वैलेंसी हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले फार्मूला, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला। तो यदि हमें वैलेंसी किसी भी एलिमेंट का याद है तो हम उनके फार्मूला को लिख सकते हैं। कैसे? तो वैलेंसीज को बैलेंस करना होगा, यानी कि अलग अलग जो एलिमेंट होंगे जिनसे कि वो कंपाउंड बना होगा उनके जो एटम है उनके वैलेंसी को हमें बैलेंस करना होगा। तो कैसे, आगे देखते हैं एग्जाम्पल से। जब हम देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो यदि कोई कंपाउंड है वो बना हुआ है हाइड्रोजन और सल्फर एलिमेंट से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि एडजस्ट करना होगा हाइड्रोजन एटम के जो नंबर हैं उनको सल्फर एटम के नंबर को, ताकि उनका जो टोटल वैलेंसी है यानी हाइड्रोजन एटम का वो इक्वल हो जाए सल्फर एटम के टोटल वैलेंसी से। तो देखते हैं कैसे। तो यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका वैलेंसी 1 होता है, यानी हाइड्रोजन जो हमारा है उसका वैलेंसी 1 हो गया। जबकि जो सल्फर हो गया, सल्फर उसका वैलेंसी जो है सल्फर का वैलेंसी 2 हो गया। अब यानी कि हमें हाइड्रोजन को करना क्या होगा कि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी है वो भी हमें 2 करना होगा। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 2 कब होगा? जब हमारे पास 2 हाइड्रोजन होगा। 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी को जब हम मिलाएंगे तब वो हमारा वैलेंसी 2 हो जाएगा। और सल्फर तो सेम रहेगा, मतलब अकेले सल्फर रहेगा तो उसका वैलेंसी 2, यानी दोनों का जब वैलेंसी हम 2 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा H2S जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो ये तो हो गया, मतलब थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ रहा है। उसके बाद अब क्रॉस ओवर फार्मूला को हम करेंगे, मतलब वैलेंसी को क्रॉस ओवर करके कैसे करते हैं सो देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो जब फार्मूला हमें लिखना हो मतलब क्रॉस ओवर करके, तो सबसे पहले हम जो एलिमेंट है उसके सिंबल को लिख देते हैं। यानी कि जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के सिंबल को हम लिख देंगे। उसके बाद सल्फर है तो सल्फर के सिंबल को लिख देंगे। उसके नीचे हम क्या करेंगे कि उनके वैलेंसीज को लिखेंगे, मतलब क्या वैलेंसी होता है। और उसके बाद क्रॉस ओवर जब हम करेंगे तो सबस्क्रिप्ट में, मतलब वैलेंसी को इक्वल करने के लिए जो मतलब दूसरा एलिमेंट होगा उसका वैलेंसी पहले वाले एलिमेंट के पास आ जाएगा, मतलब उसके सबस्क्रिप्ट में, और पहले वाले एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो दूसरे वाले के पास चला जाएगा। तो इसको और क्लियर देखते हैं हम लोग कैसे। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि हाइड्रोजन है तो सिंबल लिख दिए, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड का लिखना है, और सल्फर हो गया। अब हाइड्रोजन का हम लोग जानते हैं कि इसका वैलेंसी जो है वो 1 होता है तो इसके नीचे 1 लिख दिए। सल्फर का वैलेंसी हम जानते हैं कि 2 होता है तो इसके नीचे 2 लिख दिए। अब क्रॉस ओवर करेंगे, यानी कि इसका जो वैलेंसी है वो यहाँ जाएगा इसके सबस्क्रिप्ट में, और इसका जो वैलेंसी है वो इसके सबस्क्रिप्ट में जाएगा। तो होगा क्या, अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा H2S1, लेकिन 1 को हम नहीं लिखते हैं, इस कारण से इनका फार्मूला हो गया H2S। तो ये इस तरीके से सिंपल है। और भी एग्जाम्पल देखते हैं, उन एग्जाम्पल के हेल्प से हम क्लियरली समझ पाएंगे। तो देखते हैं आगे। तो आगे हमारा कुछ सिंपल प्रॉब्लम है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लिखना है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इसमें है क्या, कार्बन है और ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हम सिंबल उनका लिख लिए, यानी कि कार्बन लिख लिए और ऑक्सीजन लिख लिए। अब कार्बन का वैलेंसी हम जानते हैं कि इसका वैलेंसी जो है वो 4 होता है, और ऑक्सीजन का जो वैलेंसी है वो 2 होता है। अब क्रॉस ओवर जब हम करेंगे, अगर नहीं जानते हैं वैलेंसी तो वैलेंसी को लिखना होगा आपको कॉपी में, तभी होगा। ये क्रॉस ओवर किए, ये यहाँ पे क्रॉस ओवर, तो होगा क्या कि C के नीचे यानी C के सबस्क्रिप्ट में 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन के सबस्क्रिप्ट में 4 आ जाएगा। तो यहाँ जब इस टाइप का रहे, मतलब कॉमन फैक्टर वाला नंबर रहे, 2 और 4 क्या है, कॉमन फैक्टर है, तो हम कॉमन फैक्टर को लेकर के मतलब उससे डिवाइड कर देंगे। तो 2 से अगर यहाँ C का जो सबस्क्रिप्ट है इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा C, और
इसमें O का जो सबस्क्रिप्ट 4 है इससे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो यहाँ क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2। तो CO2 जो हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखते हैं, आगे और एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड है यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, यानी हाइड्रोजन हमने लिख लिया और उसके बाद क्लोरीन लिखा, तो हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन का हम लोग वैलेंसी 1 जानते हैं, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1। जब हम क्रॉस ओवर करेंगे ऐसे तो हाइड्रोजन का 1 गया यानी कि H1Cl1, और इसे हम लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं HCl। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। अब उसी तरीके से हमारा अगला जो कंपाउंड है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो टेट्रा वगैरह से उस समय हमें ध्यान नहीं देना है। अब करना क्या है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया यानी कार्बन और क्लोराइड से मिलकर के बना हुआ है। तो कार्बन हो गया और क्लोराइड, मतलब दोनों, मतलब क्लोरीन, हम लोगों ने दोनों एलिमेंट का नाम लिख लिया। अब कार्बन का जो वैलेंसी होता है वो 4 होता है और क्लोरीन का हम लोग जानते हैं 1 होता है। जब क्रॉस ओवर हम करेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएगा और कार्बन के नीचे 1 यानी कि C हो गया और क्लोरीन का जो सबस्क्रिप्ट है वो 4 हो जाएगा। तो CCl4 हो गया हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और टेट्रा मतलब हम जानते हैं कि 4 होता है, पहले ही आप लोगों को बता दिया था पिछले वीडियो में ही। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यहाँ पे हो गया फॉर्मूला। अब आगे हम लोग देखते हैं कि कोई हमारा ऐसे भी दिया हुआ रहेगा, मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं, वो एज्यूम कर लिया गया है, यानी कोई एलिमेंट X है जिसका वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन के साथ वो कंपाउंड बना रहा है, मोलिकुलर कंपाउंड बना रहा है। तो इसका हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके। तो वैलेंसी तो दे दिया गया है और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम उनका सिंबल लिख दिए यानी X लिख दिए और उसके बाद ऑक्सीजन का O लिख दिए। तो होगा क्या अब कि ऑक्सीजन, ये X का वैलेंसी 1 दिया हुआ है तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 दिया हुआ है और होता भी है तो इसके नीचे 2 लिख दिए। अब क्रॉस ओवर करेंगे तो ऐसे क्रॉस ओवर कर दिए तो X के नीचे 2 हो जाएगा यानी X2 और O के नीचे 1 यानी वो तो हम लिखते नहीं हैं, तो X2O ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, X और O से मिलकर के जो हमारा कंपाउंड बना उसका। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई एलिमेंट, यहाँ भी एलिमेंट जो है वो E कोई एलिमेंट लिया गया है और उसका वैलेंसी 4 दिया गया है। उसके बाद हमें करना क्या है कि क्लोराइड बनाना है, मतलब फार्मूला में क्लोराइड यानी क्लोरीन के साथ और सल्फाइड बनाना है यानी सल्फर के साथ। तो हमें क्लोरीन और सल्फर का वैलेंसी याद रखना होगा। तो देखते हैं कैसे। तो E हो गया, E का सिंबल लिख दिए और उसके बाद क्लोरीन का लिख दिए। तो E का हम लोगों को वैलेंसी 4 दिया गया है और क्लोरीन का वैलेंसी हम जानते हैं कि 1 होता है। जब क्रॉस ओवर हम करेंगे तो E के नीचे 1 जाएगा यानी कि केवल E हो जाएगा और यहाँ पे Cl4। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में हम लोगों ने ऐसा ही देखा था। तो मान लीजिए कि अगर E हमारा कार्बन है तो उसका वैलेंसी 4 और क्लोरीन तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो यहाँ भी ECl4 हो गया। अब सल्फर के साथ बनाना है तो सल्फर के साथ देख लेते हैं। तो सल्फर जो है हमारा, उसका वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि 2 होता है और E का जो वैलेंसी है वो 4 गिवन है। तो सबसे पहले उनका सिंबल लिख लेते हैं, दोनों जो हमारा एलिमेंट है। तो E और S हो गया हमारा सिंबल। अब इसके नीचे इसका वैलेंसी यानी 4 और सल्फर के नीचे इसका वैलेंसी यानी 2। जब क्रॉस ओवर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आएगा E2S4। E2S4 हो जाएगा यहाँ पे E2S4। अब यहाँ है क्या कि कॉमन हमारा, मतलब कॉमन जो यहाँ फैक्टर है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो कॉमन फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे तो ES2 हो गया, यानी कि ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों कंपाउंड का, मतलब इन दोनों एलिमेंट से। अब उसके बाद यहाँ भी क्या किया गया है कि कोई एलिमेंट X लिया गया है और उसका वैलेंसी 3 दे दिया गया है और वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा तो पहले हम दोनों का ये लिख लेते हैं सिंबल। तो X हो गया, O हो गया। अब X का जो वैलेंसी है वो 3 है और ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग 2 जानते हैं। क्रॉस ओवर जब हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हमारा X के नीचे 2 जाएगा यानी X2O3। तो X2O3 हो गया। अब उसके बाद इसी X एलिमेंट को किसके साथ, तो ऑक्साइड के साथ। अब यहाँ पे X जो है उसका वैलेंसी कितना हो गया, 5 हो गया। तो 5 वैलेंसी के साथ बनाना है तो हम यहाँ पे X लिख दिए, यहाँ ऑक्साइड लिख दिए। इसके नीचे 5 वैलेंसी हो गया और इसके नीचे 2 वैलेंसी। जब क्रॉस ओवर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा X2O5 हो गया इसका फॉर्मूला।
तो इस तरीके से वैलेंसी अगर हमें मालूम है तो फार्मूला लिखने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा, तुरंत आप फार्मूला लिख सकते हैं। उसी तरीके से हमारा अगला जो है एलिमेंट वो जेड दिया गया है और ZO3 वो एक मतलब इसका फार्मूला दिया हुआ है ZO3। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि जो जेड एलिमेंट है उसका वैलेंसी निकालना है और उसके बाद जेड को फ्लोराइड के साथ यानी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके ऐसा फार्मूला बनाना है जिसमें ये फ्लोराइड बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे इस जेड का। तो O के नीचे हम देख रहे हैं कि उसका जो सबस्क्रिप्ट है वो 3 है, तो O का सबस्क्रिप्ट क्या है 3, तो O का सबस्क्रिप्ट 3 हो गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड बनता है उसमें दोनों एलिमेंट का जो वैलेंसी है, अगर 2 एलिमेंट से बना है तो दोनों एलिमेंट का 2 ही से बनेगा, दोनों एलिमेंट का जो वैलेंसी है वो सेम हम करते हैं। तो यानी कि जेड का जितना वैलेंसी है उतना ही हमारा ऑक्सीजन का भी वैलेंसी होगा, सेम होगा। तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हम जानते हैं कि कितना होता है, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी हमारा 2 होता है जब ऑक्सीजन 1 हो, सिंगल हो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन कंबाइन किया है जेड के साथ, तो 3 ऑक्सीजन का हमें वैलेंसी निकालना होगा। तो 1 ऑक्सीजन का वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि वैलेंसी 1 ऑक्सीजन का हमारा 2 होता है, तो 3 ऑक्सीजन का वैलेंसी यानी 3 ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से यानी कि इसका वैलेंसी 6 यानी जेड का भी वैलेंसी 6, क्योंकि जेड 1 है तो जेड का वैलेंसी हमारे पास 6 आ गया। अब हमें करना क्या है कि जेड को फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करा करके और हमें उसका फार्मूला लिखना है कि क्या होगा। तो वैलेंसी हम लोगों ने जान लिया जेड का 6, तो फ्लोरीन के साथ तो यहाँ पे हमारा जेड हो गया, यहाँ एफ हो गया, तो जेड का जो है वो 6 आ गया, फ्लोरीन का 1, जब क्रॉस ओवर हम लोग करेंगे तो जेड के पास 1 जाएगा और एफ के पास 6 यानी ZF6 हो गया फार्मूला। तो इस तरीके से सिंपल है। अब आगे हम लोग वैलेंसी देखेंगे आयंस का क्या वैलेंसी होता है और किस तरीके से आयनिक कंपाउंड का हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो आयन का जो वैलेंसी होगा उनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर निगेटिव चार्ज होगा उन्हीं के कारण होगा उनका वैलेंसी, और यही पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन को जब हम कंबाइन करते हैं मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है जिसके कारण वो आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ जो वैलेंसी होगा वो उनके ऊपर जो चार्ज है उनके इक्वल होगा, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज रहे या फिर निगेटिव चार्ज रहे। तो आगे हम देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे मतलब चार्ज अगर लिखा हुआ है तो हम वैलेंसी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा और बिल्कुल आसानी से हम वैलेंसी यहाँ पे तो देख ही सकते हैं, रटना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। जब हमें उनके ऊपर कितना चार्ज होता है वो अगर याद है। तो मोनोवैलेंट कटायन मतलब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो यानी 1+ चार्ज हो, तो वैसे जिनके ऊपर मतलब +1 चार्ज हो उन्हें हम मोनोवैलेंट कटायन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर 1 आयन यानी कॉपर जिसका वैलेंसी 1 हो वो आयन हमें लेना है जिसको हम Q+ आयन कहते हैं। उसके बाद मरकरी 1 आयन, Hg+, मरकरी का जो सिंबल होता है वो Hg होता है, तो Hg+ हो गया, मर्क्यूरियस आयन इसे कहते हैं। अब डाइवैलेंट कटायन यानी कि वैसे कटायन जिनके ऊपर 2+ चार्ज हो, कटायन मतलब पॉजिटिव 2+ चार्ज, तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम आयन Mg2+, कैल्शियम आयन Ca2+, उसके बाद बैरियम आयन, कॉपर 2 आयन, कॉपर 2 आयन को हम लोग क्यूप्रिक आयन कहते हैं। ऊपर Q+ आयन हम लोगों ने देखा था जहाँ पे कॉपर का वैलेंसी 1 था, यहाँ 2 वैलेंसी वाला है तो Q+ आयन हो गया। उसके बाद जिंक आयन हो गया, आयरन 2 आयन यानी वैसा आयरन लेना है जिनका 2 वैलेंसी हो, तो आयरन का भी 2 वैलेंसी और 3 वैलेंसी दोनों होता है। तो यहाँ पे आयरन हो गया मतलब फेरस आयन हो गया, वो फेरिक आयन हो जाता है हमारा जिसका वैलेंसी 3 मतलब जिनके ऊपर 3+ चार्ज होता है। उसके बाद मरकरी आयन हो गया यानी Hg2+, तो जब मरकरी के पास 1 था तो मर्क्यूरियस था, अब जब 2 आ गया चार्ज तो मर्क्यूरिक आयन हो गया। ट्राइवैलेंट कटायन यानी कि वैसे कटायन जिनके ऊपर 3+ हो, तो एल्युमिनियम आयन जो है Al3+ और आयरन 3+ जो जिसे हम फेरिक आयन कहते हैं इनका 3+ चार्ज होता है। मोनोवैलेंट अनायन यानी जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होगा यानी जिनका वैलेंसी जो है वो -1 होगा, वो हमारे हो जाएंगे मोनोवैलेंट आयन। तो मोनोवैलेंट आयन में हमारा कौन कौन सा होता है, तो हाइड्राइड आयन यानी H-, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्राइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्राइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन यानी इसी को हम बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं HCO3-। तो यहाँ पे 1 है यानी इनका वैलेंसी जो है वो 1 होगा, मतलब जितना माइनस रहेगा उतना ही वैलेंसी, जितना प्लस रहेगा उतना ही वैलेंसी, यानी हम इनके ऊपर 4 से वैलेंसी बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब
डाइवैलेंट आयन यानी कि वैसे निगेटिव जिनके ऊपर दो निगेटिव चार्ज हो, तो ऑक्साइड आयन हो जाएगा, सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन, सल्फेट आयन, कार्बोनेट आयन, ये हो गया डाइवैलेंट। और ट्राइवैलेंट आयन जो होंगे वो होंगे हमारे नाइट्राइड आयन, N3 माइनस, फॉस्फाइड आयन, P3 माइनस, फॉस्फेट आयन, PO4 माइनस। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इनका हम फार्मूला लिखेंगे, मतलब अब तो वैलेंसी हम लोग जान गए, तो फार्मूला आयनिक कंपाउंड का लिखने के लिए तो नंबर ऑफ कटायन और अनायन को एडजस्ट इस तरीके से करेंगे कि टोटल पॉजिटिव वैलेंसी यानी कि कटायन के ऊपर वो इक्वल हो जाए टोटल निगेटिव वैलेंसी के बराबर। तो यहाँ भी क्रॉस ओवर जैसे वहाँ करते थे, यहाँ भी क्रॉस ओवर करेंगे और सिंपली हम फार्मूला को लिख पाएंगे। तो देख लेते हैं कैसे। तो डायरेक्ट आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है कि दो एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है और हमारे पास कार्बोनेट है, सोडियम है और कार्बोनेट है। इनसे हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है। तो सोडियम के पास हम लोग जानते हैं कि प्लस मतलब 1 प्लस चार्ज होता है और कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि क्रॉस ओवर करेंगे। तो ऐसे क्रॉस ओवर हमने किया। अब ये एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ जो माइनस है और प्लस है उसे सबस्क्रिप्ट में नहीं दिखाना है। तो सोडियम के पास कितना गया, तो 2 माइनस गया, तो वो हमें दिखाना नहीं है कि माइनस कितना गया, बस 2 हम जानेंगे। तो Na2 लिख देंगे, तो Na2 हो गया। और कार्बोनेट के पास 1 आया तो CO3 हो गया, 1 तो लिखना है नहीं। तो इस तरीके से हम लोग आयनिक कंपाउंड है उसका लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो मैग्नीशियम हो गया, तो ऊपर एलिमेंट हम लोग उसका सिंबल लिख दिया मैग्नीशियम और क्लोरीन का लिख दिए। तो मैग्नीशियम का जो होता है इस पे 2 प्लस चार्ज होता है, तो 2 प्लस हम लोगों ने लिख लिया और क्लोरीन पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो 1 माइनस हमने लिख दिया। और जब ऐसे हम लोग करेंगे मतलब क्रॉस ओवर, तो मैग्नीशियम के पास कितना गया 1 और क्लोरीन के पास 2, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। सिंपल है। अब आगे देखते हैं। तो आगे का हमारा जो नेक्स्ट है वो एल्युमिनियम सल्फेट है, यानी कि एल्युमिनियम और सल्फेट से मिलकर के बना है। तो Al हो गया इसका सिंबल और सल्फेट का हो गया SO4। अब एल्युमिनियम का हम लोग जानते हैं कि इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज होता है और सल्फेट के ऊपर 2 माइनस चार्ज। अब क्रॉस ओवर हम करेंगे तो यहाँ से इसके पास 2 जाएगा और इसके पास 3 जाएगा। तो जब इसका फॉर्मूला हमें लिखना है तो क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम के पास 2 यानी Al2 और SO4 है, तो सबसे पहले SO4 लिखेंगे और होल का कितना जाएगा यहाँ से, तो 3। तो वैलेंसी इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनके वैलेंसी को इक्वल कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को इक्वल कर रहे हैं। तो सिंपल मतलब हम कर क्या सकते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि एलसीएम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉस ओवर हम सिंपल कर दिए, क्रॉस ओवर, तो Al2SO4 हो गया, थ्राइस। अब उसके बाद का क्या रहा है कि यहाँ पे कुछ सिंबल दिया हुआ है आयन का, तो अगर सिंबल दिया हुआ रहेगा तो और इजी हो जाएगा। सिंबल दिया हुआ है K प्लस है, Al3 माइनस है, यहाँ पे देख सकते हैं K प्लस है, Al3 माइनस है, Br माइनस है और O2 माइनस है। अब हमें इनको मिला करके, इन जो आयंस हैं इनको मिला करके हमें फार्मूला लिखना है एल्युमिनियम ब्रोमाइड का और पोटेशियम ऑक्साइड का। तो एल्युमिनियम ब्रोमाइड यानी Al हो जाएगा सबसे पहले, और Al आयन पे कितना है 3 प्लस चार्ज, और उसके बाद ब्रोमीन है तो Br हो गया, Br पे 1 माइनस चार्ज है। तो लिख देते हैं इनके चार्ज को नीचे, तो 3 प्लस हो गया और यहाँ पे 1 माइनस हो गया। अब जब क्रॉस ओवर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो Br के पास तो 3 जा रहा है, Al के पास 1 है, यानी AlBr3 इनका फॉर्मूला हो गया इन आयन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो है। अब आगे देखेंगे कि कोई एलिमेंट हमारा A है और कोई एलिमेंट B है, इनका वैलेंसी दिया हुआ है, यानी A का वैलेंसी 1 है +1 और B का वैलेंसी +2 है। अब हमें फार्मूला लिखना है A के साथ सल्फेट मिला करके, यानी A जो है वो सल्फेट के साथ फार्मूला क्या करेगा, तो A हो गया यहाँ पे हमारा और सल्फेट हो गया SO4। अब सल्फेट का हम लोग 2 माइनस जानते हैं और A का दिया हुआ है यानी 1 प्लस 2, ये जो है वो पीछे रहेगा, 2 माइनस ये आगे नहीं रहेगा। उसके बाद जब क्रॉस ओवर हम करेंगे यहाँ तो A के पास क्या आ जाएगा, तो A2 हो जाएगा और सल्फेट जो है वो यहाँ पे 1 प्लस है तो सल्फेट केवल सल्फेट होगा, यानी A2SO4 यहाँ पे हो गया फार्मूला। अब B के साथ किसको करना है, तो B के साथ नाइट्राइट को करना है, तो वो हम देख लेते हैं B के साथ नाइट्राइट को। तो यहाँ पे हो गया B और
नाइट्राइट यानी NO3, तो नाइट्राइट का हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस होता है और B का 2 प्लस दिया गया है। जब क्रॉस ओवर हम करेंगे यहाँ से ऐसे क्रॉस ओवर, तो क्या हो जाएगा, B के पास 1 आ जाएगा और नाइट्राइट के पास हमारा 2 चला जाएगा, तो नाइट्राइट हो गया और होल ट्वाइस। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब आगे क्या है यहाँ पे कि M कोई एलिमेंट है जिसका वैलेंसी 2 है और सल्फेट के साथ वो आयनिक बॉन्ड बनाता है, मतलब आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो M हो गया। उसके बाद SO4। अब M के नीचे इसका वैलेंसी यानी M का जो 2 वैलेंसी दिया हुआ है ये हो गया। सल्फेट का वैलेंसी हम लोग जानते हैं कि 2 माइनस होता है। जब क्रॉस ओवर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पहले अगर हम लिखें इसको तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि M2SO4 होल ट्वाइस। अब कॉमन फैक्टर जब लेंगे तो दोनों 2 2 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ कि यहाँ आ जाएगा हमारा MSO4। तो ये हो गया इसका फार्मूला। तो इस तरीके से आप लोग मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड का फार्मूला लिखना सीख गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।